बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है। जो जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए गए थे और एक मुहिम चलाई गई, उस पर बयक वक्त लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे काज़ी फैज़ ईसा साहब नाराज़ हो गए हैं। काज़ी फैज़ ईसा साहब ने केसेस को सुनने से इनकार कर दिया है और उसमें जो मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की बरीयत को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये भी एक बड़ा धचका है जो इन्होंने NRO 2 के ज़रिए बरीयत ली थी, उस बरीयत को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम काजी फैसल साहब के मामले पर बात कर लेते हैं। बहुत अहम इशू है आज का। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ जो 5 रुकनी बेंच है वो समाअत कर रहा था अज़ खुद नोटिस, जो इंतखाबात अज़ खुद नोटिस है। मैं इसको कहूँगा कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो कल गुगली कराई थी और जिसमें फुल कोर्ट बेंच बनवाने वाले 5 रुकनी बेंच पर इक्तफा करना पड़ा, और जो 2 जजेस काजी जस्टिस एजाज उल हसन साहब और जस्टिस मज़ार नकवी साहब को हटवाना चाहते थे, वो 7 जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब और जस्टिस यहया अफरीदी साहब को भी हटवा बैठे, और फिर काजी फैज़ल साहब और जस्टिस तारिक साहब को बेंच में शामिल करने का भी उनका ख्वाब पूरा ना हुआ। फ़रीक हैं जी, उनकी ख्वाहिश है और फ़रीक का हक है, वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी और चारों जजेस ने बाकायदा इसके ऊपर जो इख्तिलाफी नोट लिखा, उन्होंने इन सारी चीज़ों को, अब इसमें कुछ ढका छुपा तो है नहीं कि हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा देर बात करें। क्या काज़ी फैसल साहब ने अपने तमाम जो केसेस की लिस्ट थी वो भी कैंसिल कर दी गई थी, जो सोमवार वाले दिन से चलने थे। अब क्या हुआ कि आज से काजी फैसल साहब का बेंच दोबारा से बन गया। काजी फैसल साहब के साथ बेंच में सैयद हसन रिजवी साहब थे, जो सिंध हाई कोर्ट से जज साहब तशरीफ लाए थे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 1 मार्च को इस वजह से हड़ताल कॉल की है कि उनका ये कहना है कि 2017 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज भी पिशावर हाई कोर्ट से नहीं लिया गया, और ज़्यादातर लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से लिए जाते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा है कि मार्च में 2 जजेस पिशावर हाई कोर्ट के रिटायर्ड हो जाएंगे, तो अगर आप इन सीनियर जजेस को ले लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि 2 जजेस की जगह भी वहां पर मौजूद है, सीट भी खाली है, तो इस वजह से आप पिशावर हाई कोर्ट के जजेस को भी लें। और ये उनका एक बड़ा वैलिड मुतालबा है और ज़रूर पूरा होना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम जो पाँचों के पाँचों हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से जजेस लेंगे, तो तब जाके मामलात वहाँ बेहतर होंगे। और ये जो बिल्कुल जो एक तरह का दो तरफा एक मामला बन गया है, इससे भी कोई जान छूटेगी। अब काजी फैसल साहब के साथ हसन रिजवी साहब थे। हसन रिजवी साहब को काजी फैसल साहब के बेंच से हटा के मज़हर अली अकबर नकवी साहब को हेड बना के 2 रुकनी बेंच बना दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और ऐसे ही चलता है। अब पहले जो जस्टिस मज़हर नकवी साहब थे वो थे जस्टिस यहया अफरीदी साहब के साथ, और फिर अब हसन रिजवी साहब को जस्टिस मज़हर नकवी साहब के साथ बिठा दिया। जस्टिस मज़हर अकबर नकवी साहब हेड कह रहे हैं और उनके साथ जस्टिस हसन रिजवी साहब केसेस की समाअत कर रहे हैं। यहाँ पे जो काजी फैसल साहब के साथ जस्टिस यहया अफरीदी साहब को बिठा दिया इन्होंने। अब मामला क्या था जी कि यहया अफरीदी साहब को किसी बेंच का हेड बनाया जाता। दूसरा इनको ये भी था कि जी फुल कोर्ट बेंच बनते बनते वो तो 5 रुकनी बेंच फैसला करने पर आ गया है, तो इसको आप आफ्टर शॉक्स कह सकते हैं। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की गुगली थी उसके आफ्टर शॉक्स हैं कि अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में कुछ उसकी तफसील बताई थी और रिकॉर्ड तलब किया गया था। तो उस पर फिर दोबारा जस्टिस काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि मैं आज जब बेंच शुरू हुआ तो मुझे मेरे अमले ने बताया कि आज हसन रिजवी साहब नहीं होंगे, बल्कि उनके आपके साथ जस्टिस यहया अफरीदी साहब बेंच का हिस्सा होंगे, और साथ ये भी कहा कि जो केसेस आपके पास है वो भी तब्दील कर दिए हैं और ये केसेस आपके सामने सुने जाएंगे। अब मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वो बतौर पब्लिक ऑफिस पब्लिक सर्वेंट के उनके पास जो भी केस आते हैं उनकी जिम्मेदारी है, तमाम केसेस ही अहम होते हैं। लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा कि जी मेरे पास आपने ये मेरे केसेस भी आपने ट्रांसफ़र कर दिए और मेरा बेंच भी तब्दील कर दिया, और ये अचानक कैसे हो गया।
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुला लिया है, एडिशनल रजिस्ट्रार आ गया। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस्तफसार किया कि सवाल ये है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे तो बेंच क्यों तब्दील हुआ, मुकदमात मुकर्रर करने का क्या तरीक़ाकार है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अमान उल्लाह और इकज़ई ने कहा कि थक गए हैं लेकिन हमारे केसेस नहीं लगते। अदालत के तलब करने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली और एडिशनल रजिस्ट्रार अदालत में पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा पुराने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 15 मिनट का वक्त दिया कि तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा जाए। काजी फैसल साहब ने कहा मेरे बेंच के सामने साल 2021 के केसेस क्यों लगाए हैं, कई साल पुराने मुकदमात को छोड़कर नए मुकदमात क्यों मुकर्रर किए जाते हैं। जस्टिस गाजी फैसल साहब ने इस्तफसार किया कि मेरे 2 रुकनी बेंच को क्यों तब्दील किया गया। गुज़श्ता रोज़ की लिस्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे, आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ बेंच बना दिया गया। उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि 15 मिनट में रिकॉर्ड पेश करें। काजी फैसल साहब ने कहा मुकदमात को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर और असूल पर मुकर्रर क्यों नहीं किया जाता। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। जब दोबारा समाअत हुई तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली अदालत में पेश हुए। काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में शफाफियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1999 के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और हम 2022 की अपीलें सुन रहे हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो भी काम करे वो तहरीरी सूरत में होना चाहिए। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं पता। उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि क्या आप डिफेक्टिव रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रहे हैं, हमें बताएं कि हम किसको बुलाएं, क्या हम सेक्शन ऑफिसर को इस मामले पर बुलाएं, हमें बताएं कि केसेस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का क्या तरीक़ाकार है और पुराने केसेस क्यों नहीं लगाए जा रहे। उस पर फिर जो अदालत में रजिस्ट्रार साहब थे, रजिस्ट्रार साहब की जानिब से ये अदालत में कहा गया कि काजी फैसल साहब ने अचानक कहा कि आप बेंच की जो तब्दीली है इस पर मामला नहीं चलेगा और हम इन केसेस को नहीं सुनेंगे और हम जब तक आप जो पुराने केसेस हैं वो नहीं लगाएंगे तो हम नहीं सुनेंगे। और उन्होंने वो नाराज़ हो गए और उन्होंने इजहार बरहमी भी किया और उन्होंने केस सुनने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जानिब जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी आज़म सवाती की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात मरियम नवाज की एवन फील्ड अपीलों में जो उनका जो फैसला है उसको चैलेंज किया है, बरीयत को चैलेंज किया है। जबकि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की बरीयत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। और फवाद चौधरी का कहना है कि हमने दरखास्त में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बरीयत की अपीलें और फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा की है। और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि जो हुदैबिया पेपर मिल केस है जिसमें काजी फैसल साहब ने मेरिट के ऊपर इतना मजबूत केस था लेकिन सिर्फ उसको ये कि ताखीर से अपील दायर हुई, इस बुनियाद पे इतना बड़ा केस जिन्होंने मुल्क को लूटा था, काजी फैसल साहब ने क्लीन चिट दे दी थी शरीफ खानदान को। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि नैब और FIA तो इनकी हुकूमत में के होते हुए इनकी अपीलों को चैलेंज नहीं, इनकी बरीयत को चैलेंज नहीं करेंगे। इस वजह से बतौर एक सियासी जमात जो एहतसाब और इंसाफ के लिए काम कर रही है पूरे मुल्क में, हम ये चाहते हैं कि हम ये दरख्वास्त दायर करें और हमने ये दरख्वास्त आज़म सवाती इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर पिटिशनर है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग बरीयत शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की एवन फील्ड में बरीयत को चैलेंज कर दिया है। ये बहुत बड़ा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये नैब और FIA के मुंह पर तमाचा है। और जब अदालत बुलाएगी तो अदालत पूछेगी कि क्या नैब और FIA की कोई जिम्मेदारी बनती थी या नहीं बनती थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उसको नोटिस लिया हुआ था और रोका हुआ था कि केसेस को फाइनल डिसाइड नहीं करना, सारा का सारा रिकॉर्ड तलब किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ हुआ। मरियम नवाज के खिलाफ जो साबिक अटारनी जनरल है अनवर मंसूर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा है। मरियम नवाज की जो तौहीन अदालत है, मरियम नवाज का जो जजेस को स्कैंडलाइज करना है, इस पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। और साबिक अटारनी जनरल ने तहरीर किया कि जिसमें अदालत की साख, तकरीम और मोअज़्ज़ज़ जजेस के वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की इस्तदा की गई है। अनवर मंसूर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि 23 फरवरी को मरियम नवाज की सरगोदा में एक जलसे में उन्होंने गुफ्तगू जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की इस्तदा की है। अनवर मंसूर खान की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया 23 फरवरी को मरियम नवाज की सरगोदा में की गई गुफ्तगू से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूँ। लीगी रहनुमा ने सरगोदा जलसे में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ गुफ्तगू की और अवाम को जजेस के खिलाफ उकसाया।
انہوں نے بغیر ثبوت معزز ججز اور سپریم کورٹ پر الزامات لگائے۔ سابق اٹارنی جنرل نے مزید لکھا کہ مریم نواز نے انتخابات کے معاملے پر آج خود نوٹس جو سو موٹو نوٹس کیس کے بینچ ارکان کو تنقید کا نشانہ بنایا جب وہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب پاناما کیس میں بینچ کا حصہ رہے، بغیر ٹھوس ثبوت عدلیہ کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید تنقید کو عدلیہ کی آزادی اور انصاف کے نظام پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ دونوں معزز جج صاحبان پر تنقید کا مقصد انصاف پر اثر انداز ہونا اور رکاوٹ ڈالنا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کے نام اپنے خط میں کہا کہ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ امید ہے معزز عدالت حقائق دیکھ کر آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی عزت کو مد نظر رکھ کر کارروائی کرے گی۔ سابق اٹارنی جنرل نے مریم نواز کے خلاف خط چیف جسٹس کو لکھا اور اس میں جو کہا کہ ججز کی تکریم اور جو ججز کی ساکھ ہے اور ججز کا وقار ہے اس کے تحفظ کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے، یہ کہا گیا ان کی جانب سے۔ اور یہ بہت اہم خط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آنریبل جج صاحب ہیں ان کے پاس اب اختیار آ گیا نا کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں کہ ایک سابق اٹارنی جنرل صاحب سینئر قانون دان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے توجہ مبذول کروائی چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی، اور عمرتا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا اس کیس کی سماعت کے دوران کہ اس کو کسی بعد میں ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور یہ معاملہ اب ان کے گلے پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی مریم نواز کی خلاف درخواست پر، بہت اہم سماعت تھی اور درخواست گزار کی جانب سے جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے سماعت کی اور رانا شاہد نے عدالت میں دلائل دیے، موقف اختیار کیا کہ مدعا علیہ نے جو رسپونڈنٹ ہے مریم نواز نے سرگودا میں حالیہ جلسہ عام کے دوران اپنی تقریر میں عدالت عظمیٰ کے ججز کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا نے مدعا علیہ کی تقریر کو نشر کیا۔ درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا کہ مریم نواز کی جو تقریر ہے آئین کے آرٹیکل 204 سب آرٹیکل 2 سب آرٹیکل بی اور توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے آرٹیکل 2C کے تحت توہین عدالت کی کارروائی مریم نواز کے خلاف بنتی ہے اور مریم نواز توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہیں۔ ساتھ عدالت سے یہ بھی کہا کہ جج یا عدالت کے مبینہ بد انتظامی کا پرچار نہیں کر سکتی مریم نواز، لیکن آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت اگر کوئی ریفرنس دائر کیا جاتا ہے تو ریفرنس دائر ہوتا ہے، اس طرح پبلک جلسوں میں کھڑے ہو کر ججز کے اوپر تنقید نہیں کی جاتی۔ عدالت نے کہا، جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے تمام دلائل سنے، انہوں نے کہا کہ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی مجھے کچھ ججمنٹس آپ دیں جس میں اگر سپریم کورٹ کے جج کی توہین ہوئی ہو تو ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کرے۔ 204 میں جو آرٹیکل 204 ہے اس میں مجھے کچھ ججمنٹس بھی دے دیں، سپریم کورٹ کے کیسز کا جو حوالہ ہے وہ بھی دے دیں تاکہ میں اس کیس کو دیکھ سکوں کہ آپ کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ تو عدالت نے ایک دن کے لیے، کل کے لیے سماعت ملتوی کی ہے اور عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو کہا ہے کہ آپ کے دلائل سن لیے ہیں، آپ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹس ہیں اس سے بھی عدالت کو اسسٹ کریں تاکہ پھر عدالت فیصلہ کرے، اور الٹیمیٹلی اس کے اوپر بیش بہا ججمنٹس ہیں اور وہ کل جمع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اگر نوٹس ہو گیا تو مریم نواز کو پھر ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جائے گی اور عمران خان کو نااہل کروانے والے اپنا الیکشن ان کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔